आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर का स्विच की भांति उपयोग। देखो, हम ट्रांजिस्टर को किसकी भांति उपयोग में ला सकते हैं? स्विच की भांति उपयोग में ला सकते हैं। अब स्विच कौन सा है? जो आपके घरों में लगे रहते हैं ना, जिसको यदि आप ऑन करते हो तो आपका बल्ब जलता है, ऑफ कर देते हो तो बल्ब क्या हो जाता है? बंद हो जाता है ना। तो उस स्विच की भांति आप ट्रांजिस्टर को उपयोग में ला सकते हो। अब वो कैसे लाते हैं वो यहाँ पर हम सीखेंगे। हाँ, अब देखो, अब ऐसा होता क्या है कि स्विच को हम ऑन करते हैं तो आपका बल्ब जल जाता है। देखो, जैसे आप स्विच को ऑन करते हो, हाँ, अपने घर के स्विच को ऑन करते हो तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है और आपका बल्ब जल जाता है। लेकिन जैसे आप स्विच को ऑफ कर देते हो तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, और यदि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती तो आपका बल्ब भी जल नहीं पाता है, बल्ब आपको प्रकाश नहीं दे पाता है। हाँ, तो स्विच और मतलब स्विच का काम याद आया। ऑन की स्थिति कब होती है, ऑफ की स्थिति कब होती है? ऑन की स्थिति में धारा का प्रवाह होता है, आपका बल्ब प्रकाश देता है। ऑफ की स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होता, बल्ब प्रकाश नहीं देता है। हाँ, तो इसे स्विच की भांति, जिसको ऑन ऑफ करने पर बल्ब आपका प्रकाश भी देता है, नहीं भी देता है, किसकी भांति उपयोग में ला सकते हो? ट्रांजिस्टर, मतलब कि ट्रांजिस्टर को आप इस स्विच की भांति उपयोग में ला सकते हो। अब वो कैसे ला सकते हो तो उसका ये आपका एक परिपथ है। हाँ, देखो, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है आपका? दो प्रकार के ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी या तो आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये वाला कौन सा ट्रांजिस्टर है, अब इसे हमें पहचानना है। देखो, आपकी धारा की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर है? आधार से उत्सर्जक की ओर है। ये होता है आपका आधार भाग, ये होता है आपका संग्राहक भाग, ये होता है आपका उत्सर्जक भाग। हाँ, अब धारा की दिशा कहाँ से कहाँ तक है? आधार से उत्सर्जक की ओर है। यदि धारा की दिशा आधार से किसकी ओर है? उत्सर्जक की ओर है, मतलब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है आपका? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है आपका? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा आधार से उत्सर्जक भाग की ओर होती है। हाँ, अब ये जो हमने, ये तो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब ये सब क्या है? यदि हमें ट्रांजिस्टर को स्विच की भांति उपयोग में लाना है तो हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी होती है। हाँ, अब सबसे पहले समझना, ये क्या है? आपका निवेशी विभव है, मतलब कि आपका निवेशी विभव। इसके द्वारा हम क्या करने वाले हैं? आपका विभव देने वाले हैं। आउट इनपुट, ये आपका इनपुट वोल्टेज, इसके द्वारा हम इनपुट देने वाले हैं। इनपुट देने का मतलब स्विच को ऑन करना, प्रकाश हमें मिलना आउटपुट होता है। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर निवेश किए हैं। हाँ, अब निवेश किए हैं तो ये क्या है? आपका प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध को मैंने क्या नाम दिया है? आरबी नाम दिया है। आरबी नाम क्यों दिया है? क्योंकि आपके बेस वाले भाग से जुड़ा है। किस वाले भाग से जुड़ा है? बेस वाले भाग से जुड़ा हुआ है आपका बेस वाले भाग से जुड़ा। अब इसलिए मैंने इसे आरबी नाम दिया है। अब ये वाली जो बैटरी है, इस बैटरी को मैंने क्या नाम दिया है? वीबी नाम दिया है। वीबी नाम क्यों दिया है? क्योंकि इस वीबी के कारण आपकी धारा कौन सी प्रवाहित होगी? आईबी। वीबी का मतलब होता है आपका आधार वोल्टेज। क्या होता है? आधार वोल्टेज। चूंकि यह आधार वाले भाग से जुड़ी है वाली बैटरी, इसलिए इसका जो भी वोल्टेज होगा उसे कहेंगे हम आधार वोल्टेज। इस आधार वोल्टेज से कौन सी धारा प्रवाहित होगी? आईबी धारा प्रवाहित होगी। बात समझ में आई? अब देखो, ये आपका आधार वाला भाग किससे जुड़ा है? आपके उत्सर्जक वाले भाग से जुड़ा है। हाँ, तो यहां पर भी एक विभव उत्पन्न होगा, यहां पर भी एक विभव उत्पन्न होगा, और उस विभव को हम क्या नाम देंगे? VBE नाम देंगे। क्या देंगे? VBE नाम देंगे। हाँ, उसी प्रकार से ये कौन सा है आपका? RC, प्रतिरोध RC। अब प्रतिरोध RC क्यों नाम दिए? क्योंकि ये वाला जो प्रतिरोध है आपके संग्राहक से जुड़ा, मतलब C से जुड़ा है, इसलिए इसे हमने क्या नाम दिए? RC नाम दिए है। अब ये वाली जो बैटरी है, इसे हमने VC नाम नहीं दिया, इसका जो विभव VC है। विभव VC क्यों है? क्योंकि इसके कारण आपकी धारा IC प्रवाहित होगी। और ऐसा भी समझ सकते हो कि C भाग से आपकी ये वाली बैटरी जुड़ी है, इसलिए इसका जो भी विभव होगा वो क्या कहलाएगा? VC कहलाएगा। अब ये जो आपका VCE है, ये क्या है? इस C और E के बीच का विभव। हाँ, ये वाला जो C है और ये वाला जो आपका E है, इसके बीच का विभव क्या है? आपका VCE है, जो कि यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। इतने भाग में जो विभव उत्पन्न हुआ है वो क्या है? VCE। और VC क्या है? C और E के बीच का जो भी विभवांतर है वो है आपका VCE। हाँ, और देखो, धारा की दिशा इस प्रकार है, आपकी बेस से एमीटर की ओर, मतलब कि आपकी धारा ऐसे जाएगी। आपकी जो संग्राहक धारा है वो कुछ इस प्रकार से है, और जो आपकी आईबी धारा है वो कुछ इस प्रकार से है। आप इसे ना, ये किस विधा में है? ये है आपकी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में, है ना। क्योंकि देखो, दोनों ही भाग में, ये आपका निर्गत वाला पार्ट है, ये आपका निवेशी वाला पार्ट है, दोनों ही भाग में क्या कॉमन है? आपका IE।
मतलब कि ई वाला भाग कॉमन है, ये वाला ई वाला भाग कॉमन है, इसलिए कौन सी विधा में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में। हाँ, आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ट्रांजिस्टर का आपको स्विच की बातें उपयोग किस विधा में बताना है, किस परिपथ में बताना है, चाहे उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में बताओ या उभयनिष्ठ आधा परिपथ में बताओ, आपकी मर्जी। यहाँ पर हम किस में समझ रहे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में, है ना, किस में समझ रहे, कॉमन एमीटर में समझ रहे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में समझ रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर दो प्रकार की चीजें, यहाँ से हम निवेश देंगे, यहाँ से हम लेंगे, लेने वाले हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज देखना, ये जो आपका VB है, ये जो आपका VB है वो आपके किस किस के बराबर होगा। ये जो आपका VB है वो किस किस के बराबर होगा। देखो ये जो आपका VB है ना, वो तो सबसे पहले बराबर होगा IB इंटू RB, हाँ, प्लस VBE। देखो यहां से जो आपने विभव VB दिया है, यहां से जो आपने विभव VB दिया है, ये इन दोनों के कारण जो विभव बनेगा और इस विभव के योग के बराबर होगा। देखो हम जानते V बराबर कितना होता है, I इंटू R होता है। तो यदि मैं इस भाग का विभव यदि ज्ञात करना चाहता हूं तो मेरे लिए I का मान क्या है आपका, IB है, और R का मान क्या है आपका, RB है ना। तो IB इंटू RB एक प्रकार का विभव ही तो है ना। तो ये विभव किस में परिवर्तित हो गया, आपके IB इंटू RB वाले विभव में परिवर्तित हो गया, साथ ही साथ यही वाला विभव आपके इस VBE में भी परिवर्तित हो गया। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि ये था आपके एक धारा थी I, अब ये दो भागों में बढ़ गई, ये आपकी I1, ये आपकी I2, और ये आपकी I थी। तो I बराबर क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2 लिख सकते हो अब यहाँ से, I बराबर I1 प्लस I2। उसी प्रकार से ये जो आपका विभव VB था यही दो भागों में बढ़ गया। पहला भाग था RB और IB के कारण जो विभव बना, IB इंटू RB, प्लस ये वाला विभव VBE। बात समझ में इतनी। हाँ, अब यदि मैं बात करूं निर्गत वाले की, किसकी बात करूं, निर्गत वाले की बात करूं, है ना, मतलब ये वाले भाग की बात करूं, तो ये वाले भाग में देखना, यहां पर जो आपका VC है, ये वाला जो आपका VC है VC, वो किस किस के बराबर हो जाएगा, ICRC प्लस VCE हो जाएगा। हाँ, बस ये दो समीकरण यदि आपको निकालते आ गया तो अब सब कुछ आप समझ जाओगे आप। हाँ, ये वाला हमने कैसे निकाले, यही वाला VB IB और RB के कारण जो विभव होगा और इसके कारण जो विभव बन रहा है आपका VB, इसके योग के बराबर होगा। यही जो आपका VC होगा वो इस IC इंटू RC के कारण जो विभव है और इस VC के कारण जो विभव उसके योग के बराबर होगा, क्योंकि यही आपका ये दो भाग में बट रहा है और VC में बट रहा है। इतनी बात आई समझ में। अब क्या करो, आप यहां से आप किसका मान निकाल लो, VCE का मान निकाल लो। किसका मान निकालो, यहां से VCE का मान निकाल लो। हाँ, तो इस IC इंटू RC को हमें किधर भेजना पड़ेगा, इस साइड में भेजना पड़ेगा। हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, VC माइनस ICRC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं आपका ये VC माइनस ICRC, VC माइनस ICRC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका VCE। तो आपका समीकरण नंबर 2 है और ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब ये दोनों समीकरण पे पूरा खेल है और कुछ नहीं करना, बस इतनी सी डेरिवेशन है, बाकी अब पूरा आपको समझना है। यहाँ से हमें ये वाला समीकरण निकाले, यही VB आपका IB RB और इस VB में बढ़ गया तो लिख दिए समीकरण 1। अब यही जो आपका VC था वो ICRC प्लस VC में बढ़ गया, लिख दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से VCE का मान निकालना है, तो IC इंटू RC को इधर भेज दोगे तो VC माइनस ICRC इज इक्वल टू VCE। बातें समझ में। अब देखो ये आपका क्या है, ट्रांजिस्टर का जब हम स्विच की भांति उपयोग करते हैं तो ये आपका परिपथ है। हाँ, अब हमें देखना है कि किस प्रकार से काम करता है कि स्विच की भांति ये काम करने लगता है। देखो यहाँ पर आपका होता ये है कि यहाँ से आप क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो। हमेशा याद रखना कोई भी डायोड, हाँ कोई भी डायोड तब काम करता है जब निवेशी विभव का मान किससे अधिक होता है, 0.6 वोल्ट से अधिक होता है। किससे अधिक होता है, 0.6 वोल्ट से अधिक होता है। यदि आपका निवेशी विभव जो आप दे रहे हो उसका मान यदि 0.6 वोल्ट से कम हुआ तो आपका ये काम नहीं करने वाला है, कोई भी काम नहीं करने वाला है। हाँ, मतलब कि ये वाला जो भाग है वो काम नहीं करने वाला है। हाँ, ये आपका डायोड में होता है। यदि डायोड का विभव 0.6 वोल्ट से कम है तो वो आपका काम नहीं करता है, बिल्कुल भी काम नहीं करता। इस बात को अच्छे से याद रख लेना।
हाँ, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ डायोड की बात की कर रहा था, हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी में दो प्रकार के पीएन संधि डायोड होते हैं। पहला पीएन संधि डायोड, दूसरा पीएन संधि डायोड, हमने पढ़े थे ना, दो प्रकार के पीएन संधि डायोड बनते हैं। तो जो पहला प्रकार का पीएन संधि डायोड है वो काम भी कब करेगा, जब आपका निवेशी विभव 0.6 वोल्ट से अधिक होगा। हाँ, तो यहाँ पर हम दो केस मानेंगे। कितना केस मानेंगे? दो केस। पहला, यहाँ पर वैसे हमें मानने तीन केस है। हाँ, तीन केस मानेंगे। देखो, पहला केस ये है कि जब आपका विभव 0.6 वोल्ट से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा? जब आपका जो निवेशी विभव है वो किससे कम होगा? 0.6 वोल्ट से कम होगा। किससे कम होगा? 0.6 वोल्ट से कम होगा। तो देखो, जब आपका निवेशी विभव किससे कम होगा? 0.6 वोल्ट से कम होगा, तो क्या आपका डायोड काम करेगा? नहीं करेगा। अब यदि डायोड काम करे, नहीं करने वाला है, मतलब यहां में से आपकी धारा प्रवाहित नहीं होने वाली है ना, आपकी धारा प्रवाहित नहीं होने वाली है। मतलब जब आपका 0.6 वोल्ट से कम होगा तो आपका डायोड काम नहीं करेगा। डायोड काम नहीं करेगा मतलब उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब ये जो आपको IB देखने मिल रही है ना, उस IB का मान कितना हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस IB का मान शून्य हो जाएगा। अब यदि देखना, इस IB का मान क्या हो गया? आपका शून्य हो गया। अब यदि इस IB का मान शून्य हो गया तो बताओ IC का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य। क्योंकि IC क्या है आपकी? IC आपकी निर्गत धारा, आउटपुट धारा। निवेशी क्या है? आपकी इनपुट धारा। अब आपने निवेशी नहीं दिए तो निर्गत कहाँ से प्राप्त होगा? है कि नहीं? मतलब हमने यदि IB का मान 0 कर दिया, मान निवेशी धारा का मान कर दिए, तो आपकी आउटपुट धारा का मान अपने आप शून्य हो जाएगा। हाँ, अब ये जो आपकी आउटपुट धारा आई है ना, IC बराबर 0, इस मान को यहाँ पर पुट करो। हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा आपका? VC जैसा का वैसा माइनस IC के स्थान पे 0 रखो, इंटू RC इज इक्वल टू VCE हो गया। अब 0 का इंटू RC से करो, 0 ही आएगा। 0 का हम माइनस करो VC से, आपका VC आने वाला है। मतलब यहाँ से हमें क्या बात समझ में आ रही कि जो आपका VC है वो किसके बराबर हो जाएगा? VCE के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? VCE के बराबर हो जाएगा। हाँ, और ये जो आपका VCE है, ये जो आपका VCE है वो कैसा है? आपका अधिकतम भाग है। कैसा है? अधिकतम भाग है। अब अधिकतम भाग क्यों है? देखो, पहले क्या हो रहा था, ये जो आपका VCE था, समझना, ये जो आपका VCE था वो किसके बराबर था? VC माइनस ICRC, है ना। मतलब कि जो आपका VC था, यहां से जो आपने वोल्टेज लगाई थी, जब उसमें से आप क्या माइनस कर रहे थे? ICRC माइनस कर रहे थे, तब आपको ये प्राप्त हो रहा था। अब जैसे ही आपने 0.6 वोल्ट से कम रखे हो तो IB का मान 0 हुआ, IC का मान 0 हुआ, जिसके कारण ये पूरी तरह से आपका हट गया। अब ये हट गया तो क्या अब हमें माइनस, इसको प्राप्त करने के लिए क्या इसमें से माइनस करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, है ना। पहले हमें जब IC का मान 0 नहीं हुआ था तो ये हमें कब मिलता था? जब हम इस VC में से ICRC को घटाते थे। लेकिन अब जैसे ही IC का मान 0 हो गया तो अब हमें VC को प्राप्त करने के लिए ICRC को नहीं घटाना है। मतलब जो हमें यहां से हम जो वोल्टता, निर्गत वोल्टता का मान कैसा प्राप्त होगा? हमें बहुत उच्च प्राप्त होगा। निम्न प्राप्त क्यों हो रहा था? क्योंकि हमें इस निर्गत वोल्टता में से पहले हम ICRC को घटा रहे थे, तो आपका जो मान यहाँ पर प्राप्त होने वाला है वो कैसा होगा? वो बहुत ही निम्न होने वाला था। हाँ, आप यहाँ जो VCE है ना, ये जो आपका VCE है, ये वाला जो है, देखो ये और ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। यदि दोनों समांतर क्रम में तो यहाँ का जो विभव होगा वही विभव यहाँ का होगा। मतलब इस VC के स्थान पे क्या लिख सकते हो? VO लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? VO लिख सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो आप? आपका VO लिख सकते हो यहाँ पर भी, है ना। तो ये क्या है? आपकी निर्गत वोल्टता, है ना। तो पहले निर्गत वोल्टता जब हम प्राप्त करना चाहते थे, निर्गत वोल्टता पहले जब हम प्राप्त करना चाहते थे तो उसके लिए हमें इस VC में से ICRC को घटाना पड़ता था। मतलब मान हमें कम मिलता था। लेकिन अब हमें VCRC को तो नहीं घटाना है। क्यों नहीं घटाना? क्योंकि IC का मान 0 हो गया, जिसके कारण ये भी 0 हो गया। मतलब जो निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी वो हमें केवल VC के द्वारा प्राप्त होगी। VC क्या होगा? आपका अधिकतम मान होगा अधिकतम मान। जैसे कि पहले आपकी वैल्यू कितनी थी? मान लेते हैं इसकी वैल्यू थी 10, हाँ, और इसकी वैल्यू थी आपकी 4। तो 10 में से आपको 4 माइनस करना पड़ता था, तब आपको 6 मिलता था। लेकिन अब इस IC का मान 0 हो गया, मतलब 4 भी नहीं आने वाला। अब 4 भी नहीं आने वाला तो 10 किसके बराबर हो जाएगा? आपके 10 के बराबर हो जाएगा। मतलब मान कैसा आएगा? अधिकतम आएगा। तो जब क्या होता है? आपका विभव 0.6 वोल्ट से कम होता है,
0.6 वोल्ट से कम होता है तो जो आपकी निवेशी धारा होती है वो शून्य होती है, जिसके कारण जो निर्गत धारा है वो भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और यदि निर्गत धारा शून्य हो जाती है तो जो आपको निर्गत विभव प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, उच्चतम प्राप्त होता है। इसमें से हमें किसी भी चीज को माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि जब आपका विभव 0.6 वोल्ट से कम होता है तो आपकी जो निर्गत विभव है, जो आपका निर्गत विभव है वो कैसा प्राप्त होता है, बहुत ही उच्च प्राप्त होता है। इस प्रकार का जो क्षेत्र कहलाता है ना उसे कहते हैं अंतक अवस्था क्षेत्र। कौन सा कहते हैं, अंतक अवस्था क्षेत्र। है ना, यहाँ पर आपको 3 अवस्थाओं के बारे में बात करना है। पहला क्षेत्र क्या देख लिया, अंतक अवस्था क्षेत्र। अंतक अवस्था क्षेत्र में जो आपका विभव होता है वो 0.6 वोल्ट से कम होता है, IB का मान 0 होता है, IC का मान भी 0 होता है, और जो आपकी निर्गत वोल्टता है वो कैसी हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। उसमें से किसी भी चीज को माइनस नहीं करना रहता है। तो ये किसकी बात हो गई, आपकी अंतक अवस्था क्षेत्र की। अब जो आपका सेकेंड है, अब सेकंड केस में हम देखेंगे कि यदि आपकी जो वोल्टता है वो 6 पॉइंट से क्या हो, अधिक हो जाए। क्या हो जाए, 2.6 वोल्ट से क्या हो जाए, आपकी अधिक हो जाए तो क्या होगा, देखना। यदि मैंने पहले 0.6 वोल्ट से कम था, जब 0.6 वोल्ट से कम था तो क्या आपकी धारा प्रवाहित हो रही थी, नहीं हो पा रही थी। धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही थी तो IC का मान भी 0 था। लेकिन अब आपका 0.6 वोल्ट से अधिक कर दिया। अब मैंने 0.6 वोल्ट से अधिक कर दिया तो आपका डायोड क्या करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा। अब यदि आपका डायोड काम करने लग जाएगा मतलब IB का मान 0 से बढ़ेगा, क्योंकि आपका डायोड काम कर रहा है, मतलब IB का मान आप क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब यदि IB का मान धीरे धीरे बढ़ेगा तो IC का भी मान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जब IB का मान 0 था तो IC का मान भी 0 था। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने इनपुट ही नहीं दिया तो आउटपुट कहां से मिलेगा। हाँ, तो उस क्षेत्र को कहते हैं हमने अंतक अवस्था क्षेत्र। अब 0.6 वोल्ट से अधिक है, डायोड काम करेगा, डायोड काम करेगा, आपकी धारा प्रवाहित होगी। यहाँ से IB का मान जितना बढ़ेगा IC का मान भी उतना ही बढ़ते जाता है। हाँ, IB का मान जितना बढ़ता है उतना ही मान IC का भी बढ़ता जाता है। अब देखना यहाँ पर, हाँ, जब आपका 0.6 वोल्ट से कम था, जब आपका विभव 0.6 वोल्ट से कम था तो ये जो हमें V0 था वो किसके बराबर मिलता था, इस VC के बराबर मिलता था। IC इंटू RC हट गया था। लेकिन अब आपका IC 0 नहीं है, अब आपका IC 0 नहीं है ना। अब आपका IC 0 नहीं है, IC का कुछ ना कुछ मान होगा। मतलब हमें पहली कंडीशन में इस V0 का मान क्या मिल रहा था, अधिकतम मिल रहा था। V0 का क्या मान मिल रहा था, अधिकतम मिल रहा था। लेकिन जैसे हम 0.6 वोल्ट से अधिक किए तो आपके IB का मान बढ़ा, जिससे IC का भी मान बढ़ा। मतलब ये अब 0 नहीं होगा। मतलब अब जो हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी वो हमें कब प्राप्त होगी, जब मैं इस VC में से इसको माइनस करूंगा, क्योंकि अब ये 0 नहीं है। मतलब कि अब हमारी निर्गत वोल्टता में क्या आएगी, कमी आने वाली है। पहले हमें क्या करना पड़ता था, IC तो वैसे 0 था तो ये वाला भाग हट जाता था आपका, तो जो आपकी VC का मान था वही निर्गत वोल्टता के बराबर आ जाता था। मतलब निर्गत वोल्टता उच्च प्राप्त होती थी, कुछ माइनस नहीं करना था। लेकिन जैसे हमने 0.6 वोल्ट से अधिक किए तो IB का मान बढ़ा, जिससे IC का भी मान बढ़ा। IC का मान बढ़ा मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसका इंटू कराएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। तो हमें अब निर्गत वोल्टता कब प्राप्त होगी, जब मैं इस VC में से माइनस करूंगा। तो पहली कंडीशन से जो हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही थी अब क्या होगी, कम प्राप्त होगी कम प्राप्त। मतलब जैसे जैसे मैं IB का मान बढ़ाते जाता हूं IC का मान भी बढ़ते जाता है। IC का मान बढ़ता है तो जो आपकी वो निर्गत वोल्टता का मान कैसे होते जाता है, कम होता जाता है। और इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है ना उसे कहते हैं आपका सक्रिय क्षेत्र। क्या कहते हैं आपका, सक्रिय अवस्था क्षेत्र कहते हैं, सक्रिय क्षेत्र कहते हैं। हाँ, अंतक अवस्था क्षेत्र क्या होता है, जिसमें 0.6 वोल्ट से कम होता है, IB का मान 0, IC का मान भी 0, और जो आपके V0 का मान होता है वो कैसा होता है, अधिकतम होता है आपका, कुछ माइनस नहीं करना रहता है, ये हट जाता है। लेकिन जैसे हम सक्रिय अवस्था क्षेत्र में आते हैं 0.6 वोल्ट से अधिक होता है। 0.6 वोल्ट से अधिक होने के कारण IB बढ़ता है आपका धीरे धीरे, IC भी बढ़ता है। अब IC बढ़ रहा है मतलब ये कैंसिल नहीं होगा, अब आपका ये कैंसिल नहीं होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें प्राप्त होगी। मतलब हमने एग्जांपल के लिए 10 माने थे, हाँ, तो पहली कंडीशन में क्या था, ये 0 था तो 10 के बराबर आ जाता था। अब यहाँ में ये 10 के बराबर नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसकी वैल्यू मान लेते 4 है तो 10 - 4 करो 6। पहले क्या आ रही थी, 10 आ रही थी, अब कितनी आ रही है, 6 आ रही है। और 6 क्यों आ रही है, क्योंकि आपके IC का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब जब हम सक्रिय अवस्था क्षेत्र में आएंगे तो आपकी निर्गत वोल्टता कैसी होती जाएगी, कम होते जाएगी। क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। और याद रखना
यहाँ पर आई बी का मान जितना बढ़ेगा उतना ही मान आई सी का भी बढ़ेगा। हाँ, आई बी का मान आप जितना बढ़ाओगे उतना ही मान आई सी का भी बढ़ेगा। तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है इसमें। अंतक अवस्था क्षेत्र में 0.6 वोल्ट से कम, आई बी का मान 0, आई सी का मान 0, वोल्टता का मान अधिकतम। यहाँ पर जब 0.6 वोल्ट से अधिक है सक्रिय अवस्था क्षेत्र, इसमें आई बी का मान जितना बढ़ाओगे उतना ही मान किसका बढ़ेगा, आपका आई सी का भी बढ़ेगा। हाँ, और आपकी वोल्टता कैसी होगी, अब कम होगी। वोल्टता कैसी होगी, कम होगी। अब आपका कौन सा केस देख लेते हैं, आपका तीसरा केस देख लेते हैं। कौन सा केस देख लेते हैं, तीसरा केस। और तीसरे केस में क्या होगा कि हम मान को और अधिक बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, हम मान को और अधिक बढ़ा देंगे, मतलब कि ये जो 0.6 वोल्ट है ना, इससे और अत्यधिक बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, और अत्यधिक बढ़ा देंगे। और इस प्रकार का जो क्षेत्र कहलाता है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, आपका संतृप्त अवस्था क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, आपका संतृप्त अवस्था क्षेत्र कहलाता है। इसमें देखना क्या होता है, इसमें आपका हम 0.6 वोल्ट से बहुत अत्यधिक होता है। हाँ, 0.6 वोल्ट से यहाँ पर अधिक है। अब यहाँ पर क्या होता है, 0.6 वोल्ट से अत्यधिक होता है ना। तो 0.6 वोल्ट से अत्यधिक होगा, मतलब आपका डायोड अच्छे से काम करेगा। डायोड अच्छे से काम करेगा तो आईबी के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात है, आईबी के मान में जितनी वृद्धि होती ना, आईसी के मान में उतनी वृद्धि नहीं होती। हाँ, आईबी के मान में जितनी वृद्धि होती है आईसी के मान में उतनी वृद्धि नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, आईबी के मान में जितनी वृद्धि होती है उतनी वृद्धि आईसी के मान में भी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आईबी के मान में जितनी वृद्धि होती है आईसी के मान में उतनी वृद्धि नहीं होती है। हाँ, आईबी के मान में जितनी वृद्धि होती है आईसी के मान में उतनी वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर यदि आपका आईसी का मान यहाँ पर भी बढ़ रहा है। अब बताओ, आपका पहले में 0.6 वोल्ट से कम था तो आपके अधिकतम प्राप्त होता V0, क्योंकि कुछ माइनस नहीं करना था। सक्रिय क्षेत्र में 0.6 वोल्ट से हमने थोड़ा सा अधिक रखे तो क्या हुआ, आपका आईसी का मान भी बढ़ने लगा, क्योंकि आईबी का बढ़ रहा था तो हमें वोल्टता कम प्राप्त हो रही थी। लेकिन अब हमने और अत्यधिक बढ़ा दिए। हाँ, वोल्टेज का मान 0.6 वोल्ट से अधिक, यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो 1.0 वोल्टता से अधिक करते हैं। सक्रिय अवस्था क्षेत्र में जो आपकी वोल्टता को बढ़ाते हैं वो 0.6 वोल्ट से नहीं बढ़ाते, वो हम 1.0 वोल्ट से बढ़ाते हैं, मतलब 1 वोल्ट से अधिक रखते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, आपका आईबी का मान क्या होता है, अधिक होता है, बढ़ते जाता है, जिस कारण आईसी का मान बढ़ता है, बहुत अत्यधिक बढ़ता है। इन दोनों के केस में यहाँ तो 0 था, यहाँ पर थोड़ा अधिक था, यहाँ पर और अत्यधिक होता है। लेकिन यहाँ पर उतना अधिक नहीं रहता जितना ये बढ़ता है, मतलब ये जितना बढ़ता है उतना नहीं बढ़ता, लेकिन इन दोनों के केस में ये अधिक होता है। अब बताओ, यदि इन दोनों के केस में यहाँ पर आईसी का मान कैसा होगा, अधिक होगा, तो बताओ यहाँ पर जो वोल्टता में कमी आएगी वो और भी अधिक आएगी। क्या होगी, वोल्टता में और भी अधिक कमी आएगी। मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि वोल्टता यहाँ पर और कम हो जाएगा, आपका वोल्टता यहाँ पर और कम हो जाएगा। अब आपके मन में बात आ सकती कि पहले क्या था, अधिकतम था, फिर और कम हुआ क्योंकि हमने वोल्टता को 0.6 वोल्ट से बढ़ाए, अब और अधिक हुआ। क्यों अधिक हुआ, क्योंकि 1.0 वोल्टता से अधिक बढ़ाए तो आपके आईसी का भी मान बढ़ा, तो आपके V0 का मान और कम हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि हम और अधिक वोल्टता को बढ़ाए तो और कम हो, और अधिक वोल्टता को बढ़ाए तो और कम हो? ऐसा होता है। आप यदि बढ़ाते जाते हो तो इस V0 का मान कम होते जाता है, निर्गत वोल्टता का मान कम होते जाता है, लेकिन कभी भी इसका मान 0 नहीं हो सकता, याद रखना। हाँ ना, पहले वैल्यू कितनी थी, 10, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। बस इस बात का ध्यान रखना, कभी भी ये 0 नहीं होता है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, संतृप्त अवस्था क्षेत्र। पहला कौन सा था, अंतक अवस्था क्षेत्र। इसमें क्या होता है, 0.6 वोल्ट से कम होता है तो आपका काम ही नहीं करेगा, तो आईबी का मान 0, आईसी का भी मान 0। हाँ, दूसरा क्षेत्र सक्रिय क्षेत्र, सक्रिय अवस्था क्षेत्र। इसमें 0.6 वोल्ट से अधिक, 0.6 वोल्ट से अधिक का मतलब आईबी का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आईसी का मान भी उतना ही बढ़ेगा। आपको लिखना रहेगा ही, जब आप सक्रिय अवस्था क्षेत्र में लिखोगे तो आईबी का मान जितना बढ़ता है उतना ही मान आईसी का भी बढ़ता है। हाँ, जिससे कि V0 का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि अब आईसी की कोई ना कोई वैल्यू की घटाना पड़ेगा तो कम आएगा। लेकिन अब यदि आप बढ़ाते बढ़ाते 1.0 वोल्ट से अधिक कर देते हो तो आईबी का मान और अत्यधिक बढ़ जाता है, निवेशी धारा का मान आईबी, जिससे कि आईसी का मान भी बढ़ता है, लेकिन जितना ये बढ़ता है उतना ये नहीं बढ़ता। हाँ, लेकिन इन दोनों की तुलना में यहाँ पर आईसी का मान ज्यादा होता है, जिसके कारण आपकी इस निर्गत वोल्टता में और अधिक कमी आ जाती है, और अधिक क्या आ जाती, कमी आ जाती। लेकिन इसका मान घटते घटते कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हाँ,
तो जब आप ट्रांजिस्टर को स्विच की भांति उपयोग में लाते हो तो आपको इन 3 क्षेत्रों का क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अब यदि मैं किसकी बात करूं, इसके ग्राफ की बात करूं, हाँ तो देखना इसका ग्राफ कुछ आपका ऐसा होता है। इसका ग्राफ आता है आपका ये देखो ये होता है इसका ग्राफ आपका। ये क्या आपका ग्राफ है। हाँ तो देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र होता है आपका पहला वाला, कौन सा, अंतक अवस्था क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र होता है ये कौन सा होता है आपका, सक्रिय अवस्था क्षेत्र। और ये वाला जो होता है वो कौन सा होता है आपका, संतृप्त अवस्था क्षेत्र होता है। देखो सक्रिय अवस्था क्षेत्र में देखो यहाँ पर क्या है, जब आपका मान क्या है, 0 है। ये वाला क्या है आपका, आई वाला भाग है। ये कौन सा आपका, सॉरी ये क्या है आपका वी आई है। और ये क्या है आपका वी ओ है, मतलब ये आपका वी ओ है और ये क्या है आपका वी आई है इनपुट। तो देखो यहाँ पर ये वी आई और वी नॉट के बीच में हमने ग्राफ खींचे। जब ग्राफ खींचे तो यहाँ पर देखना, जब वी आई का मान क्या था, 0 था। वी आई का मान 0 है मतलब 0.6 वोल्ट से कम है ना, 0.6 वोल्ट से कम 0 होता है। तो जब आपके 0.6 वोल्ट से कम है मतलब 0 है, तो आपके आई बी का मान कितना है, 0 है, जिससे आईसी का मान भी क्या आ गया, 0 हो गया। आईसी का मान 0 हुआ तो वी नॉट का मान अधिकतम है था। देखो वी नॉट का अधिकतम मान भी हमें ये प्राप्त हो रहा है। जैसे जैसे हम मान बढ़ाते जा रहे हैं तो देखो मान आपका कम होते जा रहा है मान कम। देखो हम 0.6 वोल्ट से बढ़ाते गए, आपका मान कम होते गया। तो देखो अब क्या मान क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मान क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ये वाला जो है ना, यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, ये लगभग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये इतना। हाँ दूसरा क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब देखना यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम जितना आईबी के मान को बढ़ाएंगे आईसी का मान भी उतना ही बढ़ेगा। और वी नॉट का मान क्या होगा, कम होगा। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वी आई के मान को जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, 6 वोल्ट से जैसे जैसे हम अधिक होते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, देखना आपके इस वी नॉट का मान क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। देखो वी नॉट का मान क्या हो रहा था आपका, कम हो रहा था। तो वी नॉट का मान क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब ये वाला कौन सा क्षेत्र है, संतृप्त अवस्था क्षेत्र। मतलब जब हम 1 वोल्ट से अधिक करने लगेंगे, है ना, मतलब कि इसके बाद ये क्या है आपका 1.0 वोल्ट है। इसके बाद यदि आप जाते हो, हाँ तो देखो आपकी जो वी नॉट का मान है वो कैसा हो जाता है, नियत हो जाता है। और ये कभी भी शून्य नहीं होता। शून्य होता तो ये नीचे आ जाता, लेकिन आया नीचे नहीं। ये हमेशा कैसे बना हुआ है, इसके समांतर ही बना हुआ है, समांतर चले रहेगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो पहला क्षेत्र है, जब आपने वी आई का मान 0.6 वोल्ट से कम रखे तो धारा अधिकतम। फिर आप जैसे जैसे 0.6 वोल्ट से बढ़ाते गए तो आपके वी नॉट का मान देखो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। बढ़ता यदि वी नॉट का मान तो आपको ग्राफ ऊपर मिलता, लेकिन वी नॉट का मान आपका घटते जा रहा है, इसलिए ग्राफ आपको नीचे मिल रहा है। हाँ लेकिन जैसे हम 1.0 वोल्ट से अधिक कर देते तो आपके वी नॉट का मान और कम हो जाता है। तो देखो यहाँ की तुलना में भी वी नॉट का मान क्या है, कम है। यहाँ पर वी नॉट का मान सबसे उच्च था इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में और कम हुआ, इस वाले क्षेत्र में पूरी तरह से ही कम हो गया। तो जब भी आप ट्रांजिस्टर का स्विच की बातें उपयोग करोगे तो 2 समीकरण बनाना, उन दोनों समीकरणों से तीनों क्षेत्रों को समझाना, ये आपका ग्राफ भी बनाना। अब यहाँ पर समझना है कि ट्रांजिस्टर स्विच की भांति उपयोग में कैसे आता है। हाँ ये सब तो समझ लिए कि आपने अंतक अवस्था क्षेत्र समझ दिए, सक्रिय क्षेत्र समझा दिए, संतृप्त अवस्था क्षेत्र समझा दिए, ग्राफ समझा दिए। अब यहाँ पर हमें ये समझाओ कि स्विच की भांति उपयोग कैसे करता है, किसकी भांति, स्विच की भांति उपयोग कैसे करता है। देखो जब पहला समझना अंतक अवस्था क्षेत्र, अंतक अवस्था क्षेत्र में समझना यहाँ पर 0.6 वोल्ट से जब कम था, जब आपका निवेशी विभव मतलब इस VI मतलब निवेशी विभव का मान 0.6 वोल्ट से कम था। हाँ मतलब कि बहुत ही कम था, लगभग 0 के समान मान सकते हो 0.6 वोल्ट को। तो क्या कोई धारा प्रवाहित हुई आपकी, नहीं प्राप्त हुई। मतलब ये कौन सी स्थिति है आपकी, ऑफ की स्थिति है ना। ऑफ की स्थिति में क्या आप कोई वोल्टेज दोगे, नहीं दोगे। ऑफ जैसे आपका स्विच क्या है, बंद है, आपने कोई वोल्टेज दिए, नहीं दिए, कोई भी वोल्टेज नहीं दिए, तो क्या कोई धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी। और अंतक अवस्था क्षेत्र में ये तो हो रहा है 0.6 वोल्ट से कम है, लगभग 0 के बराबर, तो क्या कोई धारा प्रवाहित हो रही है, नहीं हो रही है। मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर इस क्षेत्र में किसकी भांति कार्य करेगा, और ऑफ की भांति, स्विच जब ऑफ रहता है उसकी भांति। लेकिन जब हमने क्या किया, आपका संतृप्त अवस्था क्षेत्र में देखते हैं, संतृप्त अवस्था क्षेत्र में जैसे जैसे 0.6 वोल्ट से बढ़ाते गए,
है ना, लगभग 1 वोल्ट से बढ़ाते गए। तो 1 वोल्ट से बढ़ाना मतलब स्विच ऑन की स्थिति, हमने स्विच ऑन किए, आपका वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हुआ, अब देखो आपके आईसी के मान भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। क्या करने लगा, बढ़ने लगा। आईसी का मान बढ़ने लगा मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, आपका बल्ब प्रकाश देगा। तो आपका ट्रांजिस्टर का केवल 2 ही क्षेत्र, अंतक अवस्था क्षेत्र और आपका संतृप्त अवस्था क्षेत्र, ये दोनों ही क्षेत्रों में क्या होता है, आपका ये वाला क्षेत्र होता है ऑफ की भांति, ये वाला होता है ऑन की भांति। इस क्षेत्र में वोल्टेज का मान बहुत ही कम होता है, 0.6 वोल्ट से कम। मतलब हमने कुछ भी आपका इनपुट नहीं दिए है तो क्या धारा प्रवाहित होगी, नहीं प्रवाहित होगी। मतलब जो हमारी निर्गत धारा है, आईसी हमारी आउटपुट थी ना, वो में प्राप्त नहीं होगी, बल्ब जल नहीं वाला। लेकिन जैसे ही हम संतृप्त अवस्था क्षेत्र में आएंगे, मतलब 1 वोल्ट से अधिक करेंगे, मतलब हमने ऑन कर दिए है। अब ऑन कर दिए, हमने विभव दिए है, तो आईसी का मान देखो बड़ा है, आईसी का मान बढ़ा है मतलब धारा का मान बढ़ा है, धारा का मान बढ़ेगा तो आपका बल्ब क्या देगा, प्रकाश देगा। मतलब ट्रांजिस्टर स्विच की भांति कैसे उपयोग करते हैं समझ में आया। ऑन की स्थिति में आपका संतृप्त अवस्था क्षेत्र होता है जब आपकी धारा प्रवाहित होती है, और ऑफ की स्थिति में कौन सा क्षेत्र होता है, अंतक अवस्था क्षेत्र होता है जब आपकी धारा प्रवाहित नहीं होती है। हाँ, तो इस प्रकार ट्रांजिस्टर को आप स्विच की भांति उपयोग में ला सकते हो।